नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 5 लेके आ गया हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना से युद्ध किया। तो झेलम नदी के तट पे सिकंदर ने राजा पोरस की सेना के साथ युद्ध किया। अगर मैं बात करता हूँ इस युद्ध के बारे में, तो इस युद्ध को झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और वित्सता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस युद्ध में जो है वो पंजाब के राजा पोरस की हार हुई थी। ये युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 326 एडी में। याद रखना, 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। सिकंदर के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सिकंदर है कि भारत में पहला यूनानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में पहला यूनानी आक्रमण भी सिकंदर के द्वारा ही किया गया था। और ऐसा यूनानी शासक जिसने खैबर दर्रे को पार किया था, तो वो भी सिकंदर ने पार किया था। देखिए दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाए। तो गौतम बुद्ध किस गणराज्य से? तो अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूँ तो ये शाक्य गणराज्य से थे। इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो 563 ईसा पूर्व में। याद रखना, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था भैया? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था जन्म? लुम्बिनी में। कभी कभार गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कल के लिए पिता का नाम भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम है वो शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनकी जो माता का नाम था, इनकी जो असली माता थी, उनका नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इनकी जो सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो याद रखना, प्रजापति गौतमी जो है इनकी जो है सौतेली माँ थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात कर लेते हैं। अगर इनका जन्म 563 लुम्बिनी में हुआ था, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ईसा पूर्व में जो समय है वो पीछे को चलता था। 4 बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों हुई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। तो चारों की चारों ये भी आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। और अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है कि पृथ्वी की कोर को इससे भी जाना जाता है। देखिए, जो पृथ्वी की जो कोर है, देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो 3 टाइप से है। सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, बीच वाली परत को मेटल कहते हैं और सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? कोर या क्रोड कहते हैं। देखिए, जो सबसे भीतरी परत है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर को किस नाम से जाना जाता है। तो कोर को जानते हैं बैरिस्फीयर। किस नाम से? बैरिस्फीयर। और जो हमारी सबसे ऊपरी परत है ना, जिसका नाम क्या है? भूपर्पटी या क्रस्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन ये भी दोस्तों आता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका सबसे मोटी परत कौन सी है? तो सबसे मोटी परत है मेंटल। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है। देखिए, ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर, देखिए रिंग ऑफ फायर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और अगर मैं प्रशांत महासागर की बात करता हूँ तो प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। टोटल महासागर दोस्तों 5 है। टोटल महासागर 5 है और इसी महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो हम जिसको बोलेंगे। इस कारण इस महासागर को रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर महासागरों की मैं बात करता हूँ तो महासागर जो है 5 है, लेकिन अगर इनको क्रम वाइज आपको बताने होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो क्रम वाइज बताने के लिए एक ट्रिक मेरी दी हुई आप याद रखेंगे, और इस ट्रिक का नाम है पैसा। सबसे बड़ा महासागर पहले नंबर पे कौन सा है? प्रशांत। दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे साउथर्न और पांचवे पे आर्कटिक। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो ये भी आप दोनों बातें याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी वो प्रशांत महासागर में है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? तो कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? तो देखिए, जो जलधाराएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक ठंडी जलधारा होती है, एक गर्म जलधारा होती है। दोनों बातें आपने याद रखनी है। देखिए, अगर यहाँ पे ठंडी जलधारा पूछी गई है तो वेंगुएला एक क्या है? ठंडी जलधारा है। वेंगुएला का जो करंट है वो क्या है?
कोल्ड करंट है। अगर मैं बात करता हूँ वेंगुएला तो ठंडी जलधारा है। तो ये तीनों कैसी है? तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये कैसी है? गर्म जलधारा है। कुरोशियो की जलधारा गर्म है। ब्राज़ील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ठंडी जलधारा है, बिकॉज ये गर्म तो हमने देख ली, 3 मिल गई हमें। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, कुरोशियो की जलधारा गर्म है, ब्राज़ील की जलधारा गर्म है। लेकिन वेंगुएला की जलधारा कैसी है? वेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। इसके अलावा और भी कुछ मैं ठंडी जलधारा आपको बताता हूँ। ठंडी जलधारा जो होती है वो जैसे कैलिफोर्निया की जलधारा वो भी ठंडी है। पेरू की जलधारा वो भी ठंडी जलधारा है। और हुआशियो की जलधारा भी, ये भी बहुत ही ठंडी जलधारा है। ये भी आपने याद रखना है। तो 4 ठंडी जलधाराएं बताई और 3 गर्म जलधाराएं बताई। हमेशा यही पेपर में पूछी जाती है। और मैं आपको यहाँ से सचेत करना चाहूँगा कि टीजीटी टेट आर्ट्स का पेपर उतना आसान भी नहीं आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप। और महादेव की कृपा अगर रहती है तो सारे क्वेश्चन पेपर में यही देखने को मिलेंगे। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? देखिए, घास के मैदान भी अब 2 टाइप के होते हैं। जैसे जलधाराएं 2 टाइप की होती है, वैसे ही घास के मैदान भी 2 टाइप के होते हैं। दोस्तों, दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब घास के मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे होते हैं टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है यहाँ पे वो कौन सा दिया है? तो सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय है। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय कौन कौन सा है? तो देखिए, पहले उष्णकटिबंधीय की ही मैं बात कर लेता हूँ। तो उष्णकटिबंधीय में आते हैं, सवाना आता है, कैंपोस और लानोस। सवाना, कैंपोस, लिख लेने हैं भाई अपनी कॉपी में। कैंपोस और लानोस, ये तीनों ही पूछे गए। ये किस प्रकार के हैं? तो ये तीनों जो है, सवाना, कैंपोस और लानोस, ये ट्रॉपिकल है, ये उष्णकटिबंधीय। अब शीतोष्णकटिबंधीय कौन से है? टेम्परेट कौन कौन से है? तो वेल्ड घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान और पंपास घास का मैदान, ये तीनों के तीनों कैसे है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तीनों के तीनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने याद रखना है कि ये शीतोष्णकटिबंधीय है जो कि ठंडे इलाके में होते हैं, और ये कैसे है? उष्णकटिबंधीय होते हैं जो गर्म इलाके में होते हैं। इसके बारे में जब मैं आपको अभी आपके टेट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो टॉपिक वाइज भी ज्योग्राफी कराऊंगा, तो हाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के निग्रो कहलाते हैं, कि दक्षिण अफ्रीका पश्चिम के जो निग्रो वो ब्लैक के नाम से कहलाते हैं। देखिए, निग्रो एक जनजाति है जो कि मुख्यतः मोस्टली जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है। देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, निग्रो तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। एक और ट्राइब है यार, और उस ट्राइब का नाम है मसाई ट्राइब। ये मसाई जनजाति जो है बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति के बारे में भी आपने याद रखना है। ये मसाई जनजाति तंजानिया और केन्या, याद रखना, 2 तंजानिया और केन्या में पाई जाती है। और अगर आप इन क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो सर टफ पढ़ा रहे हैं, ये टफ नहीं है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सीरीज को आपने आगे नहीं धकेलना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर मैं बात करता हूँ विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 6650 किलोमीटर। याद रखना है दोस्तों, लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर लंबी है नील नदी। दूसरी बात जो मैं यहाँ से बताऊँगा कि नील नदी का ऑरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और विश्व की या दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 6650 किलोमीटर लंबी है। और गिरती कहाँ पे है? इसका जो मुहाना है वो मेडिटेरियन सी है। कौन सा है? मेडिटेरियन सी में जाके ये गिरती है और विक्टोरिया लेक से आती है। इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पे अमेजन दिया है, तो एक एंडेस पर्वत है, वहीं से आती है। एंडेस पर्वत श्रृंखला है, वहीं से अमेजन रिवर आती है और अटलांटिक महासागर में जाके ये गिरती है। देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर ये बहती है। आपने याद रखना है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आसान है इसको याद करना कि 25 याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गंगा की, गंगा जो है वो 2 नदियों के संगम से बनी। 2 नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है और वहीं से जो है गंगा का निर्माण होता है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी पेपर में पूछी जाती है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है यमुना। देखिए, गंगा तो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन एक बार अभी टेट हुआ था तो उसमें पूछा गया था यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ये भी याद रखना है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। देखिए, वोल्गा तो यूरोप की सबसे लंबी नदी। अब एशिया में हमारा देश आता है, तो बहुत बार टेट परीक्षा में पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी। यांगजी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी। ये भी याद रखना है। और अगर पूछा जाएगा दुनिया की सबसे गहरी नदी, तो दुनिया की सबसे गहरी नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी?
कांगो नदी। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। देखिए, और अगर कांगो की बात करता हूँ, कांगो दुनिया की सबसे गहरी नदी है और इसी नदी को जायर नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेट में ही पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो YA+ सुपर या फिर ये कोड आज आप रहने दें, आप जो दे वो अपने दिल से, जो भी आपको मेरे चैनल के लिए अच्छा लग रहा है, या अगर मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो आप अपने दिल से जो है वो अच्छा कमेंट दे सकते हैं। जो भी आपके दिल में है अपनी हर एक बात जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? देखिए, खैबर दर्रे की बात करता हूँ मैं, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं। खैबर दर्रा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, खैबर दर्रा तो पाकिस्तान में स्थित है। अब कुछ भारत के दर्रे ज़्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जैसे पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, और कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो है वो किस दर्रे का उपयोग भारत सरकार के द्वारा जो है वो करना पड़ता है लोगों के द्वारा। तो ये लिपुलेख दर्रे से जो है वो कैलाश मानसरोवर के लिए भी जाया जा सकता है। तो लिपुलेख दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे भैया? उत्तराखंड में। आपने एक ट्रिक याद रखना है, नीति को माना लिपुलेख ने। ट्रिक का नाम क्या है? नीति को माना लिपुलेख ने। कहाँ पे माना? उत्तराखंड में। तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, तीनों का तीनों दर्रे कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके अलावा दोस्तों पेपर में आपसे पूछा जाता है कई बार दीफू दर्रा, कि दीफू दर्रा कहाँ पे? तो दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों नाथुला, नाथुला और जेलेपला। नाथू जल गया, ट्रिक क्या है? नाथू जल गया, नाथुला और जेलेपला। जल से जेलेपला बनाएंगे और नाथू से नाथुला। ठीक है, तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पे है? ये सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जोजिला, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जो है ये, या कश्मीर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये दोनों दर्रे भी आपने याद रखने, चाहे वो जोजिला है चाहे वो बुर्जिल है। नाथू जल गया सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। दीफू दर्रा आसान है अरुणाचल प्रदेश, और नीति को माना लिपुलेख ने, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गोंडवाना की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए, मैं विस्तार से बात कर रहा हूँ। अगर आप ये हर एक क्वेश्चन सुन रहे हैं तो आपका बहुत अधिक फायदा होने वाला है। गोंडवाना की पहाड़ियों की अगर मैं बात करता हूँ तो गोंडवाना की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, गोंडवाना की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है? 17-22 मीटर, जितना मुझे याद है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, या अगले क्वेश्चन से पहले मैं धूपगढ़ की भी बात कर लेता हूँ कि एक पर्वत श्रृंखला और है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है ये चोटी। और अगर मैं बात करता हूँ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और डोडा बेटा कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। तो ये तीनों चोटी आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो अरावली पर्वत श्रृंखला की गुरु शिखर है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की धूपगढ़ है, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की डोडा बेटा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपसे टेट परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर मैं हमेशा आपसे आसान चीज़ें कराता रहूँगा तो वो पेपर में नहीं आएगी। तो मेरा मानना यही है कि अपने ओर से मैं बेस्ट देना चाहूँगा, महादेव की कृपा रहेगी तो यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 90 में से मेरे बच्चे जो अच्छे से तैयारी करेंगे वो 80 + 85 तक भी जा सकते हैं, जितनी मेरी उम्मीद है भाई। उम्मीद के हिसाब से मैं चलूँगा, और 10 तारीख को मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 10 तारीख को मैं लाइव आऊँगा और 2 घंटे आपको उसमें स्ट्रेटजी दूंगा कि कैसे क्या पढ़ना है और किस चीज़ को हमें जो है वो देखना है, क्या चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। तो उसमें भी आपने ज़रूर लाइव आना है। 10 तारीख को आपका सेशन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगर बात करते हैं तुंगभद्रा नदी की, तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखिए, कृष्णा नदी जो ये वेस्टर्न घाट के एक जोर विलेज से निकलती है जो कि महाराष्ट्र के आसपास है। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं, कृष्णा की कुछ सहायक नदियों की, देखिए तुंगभद्रा तो कृष्णा की सहायक है ही है। इसके अलावा जैसे कि आपकी हो गई कौन सी नदी? भीमा नदी। भीमा नदी किसकी सहायक है?
है? कृष्णा की सहायक है। मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। मुनेरू नदी, मालप्रभा किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक है। अब ये तो सारी नदियाँ किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, चाहे तुंगभद्रा है, चाहे मूसी नदी है, चाहे भीमा नदी है, चाहे मालप्रभा है। क्वेश्चन पेपर में क्या आता है दोस्तों कि कृष्णा नदी पर एक डैम बना है जो कि तेलंगाना में बना है, तो इस डैम का नाम क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि नागा अर्जुन सार डैम कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में है। किस नदी पे है दोस्तों? क्या बोलेंगे? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, और हिमाचल जीके के क्वेश्चन में सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है। मैं थक गया हूँ बोलते बोलते कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है। कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। अगर आप इसके बाद भी गलत कर रहे हो तो फिर अब आप पे ही डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कितने बार दोबारा टेट देना है। मेरा मानना ये है कि इसी बार आपका टेट क्लियर होना चाहिए, 101% क्लियर होना चाहिए। सतलुज नदी 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। आती कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस से आती है। हिमाचल के किन्नौर में शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर होती है, ये भी याद रखना है। और जो हर एक चीज़ याद रखनी है, भाखड़ा डैम जो है वो भी सतलुज नदी पे बना है। अब मैं बात करता हूँ सतलुज के वैदिक नाम की, तो वैदिक नाम है इसका शतुद्री। वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। अब कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैं सतलुज की आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि स्पीति सतलुज की सहायक नदी है, नोगली जो है इसकी सहायक नदी है, बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, अलीखड़ जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। अब ये तो था कुछ सतलुज के बारे में। देखिए अगर चिनाब की बात करते हैं, चिनाब जो है, चिनाब क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश की उस नदी का नाम बताओ जिसका जल घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जल घनत्व जो सबसे ज़्यादा है, ये चिनाब नदी का जो जल घनत्व है सबसे ज़्यादा है। देखिए चिनाब नदी दो नदियों के संगम से बनी है। एक नदी का नाम है चंद्रा, दूसरी नदी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा नदी एक चंद्रा घाटी से आती है, एक भागा घाटी से आती है। चंद्रा और भागा जो नदी है वो तांडी नामक स्थान पे, याद रखना स्थान का नाम क्या है? तांडी। ये तांडी वही है, इसी तांडी में जो है मिलती है, और यहाँ पे चंद्रभागा नदी मिलती है। और इसी तांडी नामक स्थान पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखिए नदियों के बारे में बहुत डिस्कस करा चुका हूँ, इसलिए रावी और ब्यास के बारे में थोड़ा अभी नहीं बताऊँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो जोग्राफिकल एरिया है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिमाचल प्रदेश का टोटल। देखिए अगर मैं बात करता हूँ टोटल जो पॉपुलेशन भारत की अगर देखी जाए 2011 के अनुसार, तो उसका कितने परसेंट कवर करती है हिमाचल की पॉपुलेशन? तो वो करती है 0.57%। ये क्वेश्चन मैंने कल ही एक क्वेश्चन पेपर में देखा था, इसलिए मेरा मन था कि मैं आपको भी करा लूँ। 2011 के अनुसार 0.57% पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन की, हिमाचल की पॉपुलेशन। देखिए एरिया तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति जो एरिया कवर करता है वो करता है 24.86% टोटल हिमाचल प्रदेश का। तो एक चौथाई जो हिस्सा है वो लाहौल स्पीति ही कवर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे सूखा जो स्थान है वो कौन सा है? तो स्पीति हो सकता है। स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का जो सबसे सूखा स्थान है। अब एक बार क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, ये सूखा स्थान तो है ही है, कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ बताइए। अब जिसने नहीं देखा था उसको तो पता कहाँ से चलेगा भाई। अब स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है, मैं अपने स्टूडेंट के लिए जो इस चैनल में एक बार विजिट कर गया ना, उसका जीके धमाकेदार तो हो ही हो गया है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ स्पीति की, तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मणियों की घाटी, लैंड ऑफ जेम्स, जेम्स ही कहेंगे शायद। तो अगर मणियों की घाटी स्पीति का शाब्दिक अर्थ है। अब कनिंगम के अनुसार लाहौल का क्या अर्थ है? अब जब से एलाइड का पेपर आएगा तो उसमें मैं ये टफ टफ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो लाहौल का जो अर्थ है कनिंगम के अनुसार वो है दक्षिणी जिला। ये भी याद रखना है कि ये अगर टेट परीक्षा थोड़ा टफ आती है तो जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि कनिंगम के अनुसार लाहौल का अर्थ, तो लाहौल का अर्थ है दक्षिणी जिला। और राहुल संस्कृत्यान के अनुसार जो लाहौल का जो अर्थ है वो है देवताओं की भूमि। क्या है? देवताओं की भूमि। और लाहौल स्पीति में अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में विधानसभा की मात्र और मात्र एक सीट है। और अगला क्वेश्चन विधानसभाओं से था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे पांगी दिया है। कई बार पांगी का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। पांगी का जो हेडक्वार्टर है ये पांगी पड़ता कहाँ है? पांगी चंबा में है। और पांगी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो किलाड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? किलाड़ में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कि
हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 1 है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ। मैं पूरी विधानसभा ही डिस्कस कर लेता हूँ आपके बीच। देखिए विधानसभा की टोटल सीटें भैया 68 है, 20 सीटें इसमें आरक्षित है। मतलब कि इसमें 20 में भी 17 किसके लिए, एससी के लिए है, और 3 किसके लिए है, एसटी के लिए है, जनजाति है। तो और 17 क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। दोनों बातें याद रखनी है। टोटल 68 है, आरक्षित कितनी है, 20 है। देखिए दोस्तों, किन्नौर में विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, लाहौल स्पीति में 1 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ पे, कांगड़ा। कांगड़ा में कितनी है, 15। मंडी में दूसरे नंबर पे 10। शिमला कितने पे है, शिमला में 8। तीनों बातें याद रखनी है। 15 कांगड़ा में, 10 मंडी में, शिमला में कितनी है दोस्तों, 8 है। ये बातें आपको याद हो गई। इसके अलावा आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। हमीरपुर में 5, मंडी में सॉरी हमीरपुर में 5, सिरमौर में 5, ऊना में 5, चंबा में 5, सोलन में भी 5। तो इन पांचों ही जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। अब 4-4 कहाँ है, बिलासपुर में 4, कुल्लू में भी 4। तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब आपको याद हो चुका है। तो ये विधानसभा की सीटें अगर किसी भी ज़िले से पूछी जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरा चैनल पे एक ही शॉर्ट बना है, आप उस शॉर्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 मिनट के अंदर सारी की सारी विधानसभा सीटें आपसे याद करवाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर आज आप कमेंट दें। जितने से ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। लास्ट में जाके आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ज़रूर कमेंट दें। साइकोलॉजी के नोट्स जिसको भी लेने हैं, ये मेरा नंबर है 7876145409। और जो आज YA सुपर +1 कोड लगाएगा आज के दिन, YA सुपर +1 कोड आज का है, तो उसको मैं 20% ऑफ दे रहा हूँ साइकोलॉजी के नोट्स में आज के लिए। ठीक है, तो जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं तो आज बहुत बड़ा मौका है, 20% ऑफ मिल रहा है। और 50 रुपये के भाई नोट्स है, 50 रुपये में 25% ऑफ 20% ऑफ मिलेगा तो कितना ही वापस बच जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन भी हिमाचल से ही है। इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंद्रासन पर्वत शिखर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। देखिए इंद्रासन पर्वत शिखर तो कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा कुल्लू में और कौन कौन सी पीक स्थित है, कुल्लू में दियो टिब्बा स्थित है, कुल्लू में सोलांग चोटी स्थित है या सोलांग घाटी स्थित है, डिब्बी बोकरी पिरामिड जो कि कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी आपने याद रखना है। पीन पार्वती जो पर्वत श्रृंखला है, वो भी पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पे है, ये भी अपनी कुल्लू में है। उमाशिला पीक कहाँ पे है, ये भी हमारी कुल्लू में है। और इंद्र किला भी कहाँ पे, इंद्र किला और इंद्रासन ये दोनों के दोनों कहाँ पे, कुल्लू में। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, दोनों के दोनों इंद्र आएगा तो कुल्लू लगा देंगे। इसके अलावा 2 चंबा के बहुत पूछे जाते हैं। चंबा के पूछा जाता है नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा। तो नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा ये, और कैलाश चोटी भी, ये भी कहाँ पे, ये सब के सब जो है चंबा में स्थित है। लाहौल स्पीति की जो है वो जैसे गेफांग है, तो गेफांग कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला कहाँ पे है, ये किन्नौर में, किन्नौर में है। और इसकी हाइट जो 7025, कहीं कहीं पे 7026 भी बताई गई है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है, जो कि एक शिमला और सिरमौर को अलग भी करती है। और चूड़धार में भगवान चूड़ेश्वर जी का मंदिर है। और भगवान चूड़ेश्वर जी आपके ऊपर इस बार अपनी कृपा बनाएं। और हर हर महादेव या हर हर चूड़ेश्वर महाराज आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये भी डाल सकते हैं, ये मैं आपको आज मांग रहा हूँ आपसे। और अगर ये आपने डाल दिया तो महादेव जरूर आपके ऊपर कृपा बनाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लालुनी जोत जो है ये शिमला में स्थित, सॉरी लालुनी जोत जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पे स्थित है लालुनी जोत, तो लाहौल। जोत क्या होता है, जोत को स्थानीय भाषा में जो है वो दर्रा या फिर दर्रे को जो है स्थानीय भाषा में सॉरी जोत कहा जाता है, या गल्लू भी इसको कहते हैं, गल्लू या जोत। दोनों बातें याद रखनी है कि स्थानीय भाषा के लोग लाहौल स्पीति में जो है दर्रे को जोत या क्या कहते हैं, गल्लू कहते हैं। तो लालुनी जोत या लालुनी दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अब कुछ दर्रे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दर्रे अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कुंजुम दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लाहौल स्पीति में है कुंजुम दर्रा। कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, याद रखना। लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कुगती दर्रा। क्वेश्चन आएगा कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाला दर्रा, तो इसका नाम है तैंतू दर्रा। क्या नाम है,
तैतू दर्रा जो है ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। अब कालिचो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिचो दर्रा, कालिचो पास, कालिचो जो, तो कालिचो दर्रा जो है ये लाहौल को भरमौर से, ये भी लाहौल को, कुक्ती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, कालिचो दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अब एक है दराटी दर्रा और सांच दर्रा, कल ही बताया है, दराटी दर्रा और सांच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और है तेलंग दर्रा कि भैया तेलंग दर्रा क्या करता है, तो तेलंग दर्रा ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है और सिंगूर दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कालिका कुंड पानी का जो स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। देखिए चंबा में ये वाटर के स्प्रिंग कुछ और भी है, जैसे कि सतधारा वाटरफॉल, सतधारा वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे है, तो सतधारा वाटरफॉल ये जो है ये भी चंबा में स्थित है। धनचो वाटरफॉल, धनचो कहाँ पे है, तो धनचो भी हमारा चंबा में स्थित है। इसके अलावा आपसे पेपर में आता है रहाला, रहाला कहाँ पे, तो रहाला वाटरफॉल जो ये कुल्लू के मनाली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जोगनी, जोगनी भी कुल्लू के मनाली में स्थित है। चैडविक बहुत बार पूछा जाता है, तो अगर मैं चैडविक की बात करता हूँ तो चैडविक जो है ये शिमला के समर हिल में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और समर हिल में ही एचपीयू यूनिवर्सिटी भी हिमाचल प्रदेश की स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा भागसूनाथ पेपर में भी पीछे पूछा गया था कि भागसूनाथ वाटरफॉल कहाँ पे है, तो भागसूनाथ वाटरफॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो भागसूनाथ वाटरफॉल कांगड़ा के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पे, धर्मशाला में है। और अगर मैं बात करता हूँ लुलानी, लुलानी भी कहाँ पे था हमारा, लुलानी भी हमारा कांगड़ा में ही स्थित था। तो कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लास्ट में लग रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ले आया हूँ। कुरु महाजनपद की राजधानी, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ पे है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी। और देखिए महाजनपद के रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बताए, लेकिन आज मैं डिटेल से फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और रिवाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूँ कुरु महाजनपद की, तो वर्तमान में कुरु महाजनपद जो है दिल्ली में स्थित है, आपने याद रखना है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के समीप स्थित है ये कुरु महाजनपद। अब कुछ और महाजनपद की मैं बात कर रहा था, जैसे श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। चारों ऑप्शन की मैं बात करता हूँ हमेशा। फिर है कौशल महाजनपद, तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। और तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी, तो श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। और अगर मैं बात करता हूँ सूरसेन की, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और कौशाला महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा वत्स महाजनपद पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है और गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थे कुछ महाजनपद। किस वर्ष महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी के द्वारा 1025 ईस्वी में लूटा गया था, ये भी आपने याद रखनी है। सोमनाथ मंदिर एक गुजरात में स्थित है। देखिए जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा था तो गुजरात का शासक था भीम प्रथम, याद रखना है, शासक थे आप भीम प्रथम, तो भीम प्रथम गुजरात के शासक थे जब इसने इसको लूटा था। अगर मैं बात करता हूँ महमूद गजनबी, तो इसने कांगड़ा किले पे भी 1009 में आक्रमण किया था। और याद रखना कि विद्वान अल बरूनी किसके समकालीन थे, तो ये महमूद गजनबी के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन, कौन सा दिल्ली सुल्तान कृष्ण क्षेत्रों के मापन हेतु 32 अंकों की गज ए सिकंदरी परिचालन लाया था। देखिए मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये बन जाती है यार, मैं क्वेश्चन इतने ला देता हूँ, मैं दिल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और अपने आप जो है क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट की वीडियो बनानी, लेकिन 27-28 मिनट की वीडियो कभी कभार बन जाती है, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आज अपने दिल से कॉमेंट अच्छा करें। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कॉमेंट में जो है कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, और अपने दोस्तों में जितने भी आपके बीएड ग्रुप है उसमें आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। आपका ज्ञान भी तभी बढ़ेगा जब आप इन वीडियो को शेयर करेंगे, और मेरे अंदर भी तभी एक वो अलग से एनर्जी आएगी जब डेली के डेली जो है मेरे पे भी नए नए लोग आएंगे, और अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर करेंगे। तो ज़रूर आप, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर शेयर करें। तो कौन सा दिल्ली सुल्तान जिसने गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी तो सिकंदर के द्वारा अपनाया गया था, तो सिकंदर तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो 32 अंकों की जो गज ए सिकंदरी है ये सिकंदर के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए गज ए सिकंदरी को तो सिकंदर के द्वारा लाया गया था, लेकिन लोदी वंश की
बात कर देते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, पहला क्वेश्चन ये बनता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था इब्राहिम लोदी, जिन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश।